काव्य प्रेमियों को सादर नमस्कार। हाल ही में मिली मुझे अरे भानगढ़ काव्य संग्रह में से एक चुनिंदा कविता लोग सीढ़ियाँ और कवि। यह एक ऐसी प्रतिनिधि कविता है जिसमें से अरे भानगढ़ संग्रह का नाम है। ये मुख्य कविता है और मैं प्रतिनिधि कविता के रूप में लोग कवि, लोग सीढ़ियाँ और कवि, सूखी नदी, मुरारी महात्म्य, हर्फ दर हर्फ, अरे भानगढ़ के कवि कैलाश, जीवंत वस्तु स्थिति, मनुष्य की आभ्यंतर दुनिया को एक कोने कोने दिखाते हैं, गद्य का अतिक्रमण करते हैं, सामाजिक सरोकारों के कवि के साथ समकालीनता की परख रखते हैं। भानगढ़ जब कोई भी व्यक्ति जाता है और मैं भी जब गया तो उसके दरवाजे पर प्रवेश करते ही उससे जुड़ी हुई किंवदंतियाँ, रहस्य, चमत्कार, रोमांच पीछा करने लगता है। लोग स्वतः ही बोलने लगते हैं, आते जाते एक ही बात जुबान से निकलती है, भूत मिलते हैं, रात में मिलते हैं। भूतों का खौफ और डर इस महल में प्रवेश करते ही देखने वाले के आसपास जैसे मंडराने लगता है। तो इसी कारण से मैंने जो ही इस महल में प्रवेश किया, मुझे याद आई कैलाश मनोहर के द्वारा जयपुर में पढ़ी गई अरे भानगढ़। तब ये काव्य संग्रह नहीं आया था और मुझे लगा कि क्यों न उस कविता को इस अर्थ में देखा जाए, इस संदर्भ में पढ़ा जाए, समझा जाए, सोचा जाए, विचार किया जाए। तो विचार करते करते मेरे सामने अरे भानगढ़ का पाठ मैं कर चुका हूँ, इसका विश्लेषण करना बाकी है। लेकिन इसके पहले मुझे कुछ कविताएं, एक कविता आपने सुन ली है, दूसरी लोग, सीढ़ियाँ और कवि। मुझे ये कविता उसी तरह से आकर्षित करती है जिस तरह से अरे भानगढ़ ने कभी मुझे बांधा था, जोड़ा था। और जब भानगढ़ पहुंचा तो यही कविता मुझे यकायक कौंध जाती है और मैं उसी दिन तय करता हूँ कि इस कविता का पाठ किया जाए। अरे भानगढ़, भानगढ़ महल और किले के जो रोमांच, रहस्य है, उसको कभी किस नज़र से देखता है। तो उस नज़रिया से पहले मुझे और भी बेहतरीन कविता लगी लोग, सीढ़ियाँ और कवि। यह आज की मानसिकता को कैसे पकड़ती है, इस संग्रह की महत्वपूर्ण कविता मानता हूँ लोग, सीढ़ियाँ और कवि। मेरे लिए क्यों कर महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस कविता में महत्वाकांक्षी लोगों की मानसिकता उजागर होती है। यहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं, भौतिक रूप से ही नहीं, आकांक्षा, आदमी की वृत्तियाँ और आदमी की लगातार दौड़ जिस ओर उसको दिखाती है। ये कविता 5 स्टेंजे में व्यक्त होती है और 5 बीम खड़ी करती है, 5 मानसिकताएं बताती है। ये कविता जब पढ़ते हैं तो कविता में मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस कविता की याद हो आती है। क्यों? उनकी पंक्तियाँ और इन पंक्तियों में मेल बैठता है। वहाँ बावड़ी के अंदर सीढ़ियाँ हैं और यह सीढ़ियों की तरह, सीढ़ियाँ तो खुद नाम से ही हैं, लेकिन जैसे हर स्टेंजे में पढ़ते हुए पाठक जैसे सीढ़ियाँ उतर रहा, गहराई में उतर रहा, गहराई से दो चार हो रहा, गंभीरता की ओर, और फिर वापस लौटती है। पहला स्टेंजा पहले पायदान से अंतिम पायदान तक पहुंचा देता है।
ये कुछ कविता की पढ़ते हुए जो खूबियाँ नजर आती है, अभिव्यंजित होती है। पहली पंक्ति दूसरी और तीसरे शब्द अर्थ की गहराई तक ले जाते हैं। ये व्यक्ति के इस दौर की आंधी दौड़ को भरपूर इशारा करते हैं। अधिकांश तो चढ़ना ही जानते हैं जब, लेकिन उतरना नहीं आता। अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह रचा था उसमें प्रवेश करना तो आता है, भेदन करना नहीं आता, निकलना नहीं आता। कुछ इसी तरह से यहाँ क्या व्यक्तियों के कुछ लक्ष्य है। कुछ पंक्तियां सपाट और यथार्थ को व्यक्त करती है, अभिधा में, लक्षणा में और व्यंजना में भी। लोग जहां है वहां कभी नहीं है। 3 शब्द, तीनों की व्याख्या की मांग की जाती है। चलिए, इतनी बात हो गई है, हम कविता से गुजरते हैं। लोग, सीढ़ियां और कवि। सीढ़ियां अंतहीन है या अर्थहीन, वे नहीं जानते। ये 3 पंक्तियां हैं और 4-5 शब्द, लेकिन इनके अंदर खंड काव्य निहित है, आदमी की मानसिकता का। ये सीढ़ियां वो सीढ़ियां नहीं हैं जिसको किसी मकान पर लगा करके ऊपर चढ़ा जाता है। ये सीढ़ियां ऐसी नहीं है तो अंतहीन है। ऐसी कोई सीढ़ी नहीं हो सकती जो अंतहीन है। लेकिन व्यक्ति जहां चढ़ना चाहता है, जहां पहुंचना चाहता है, जो लक्ष्य उसने रखा है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये सीढ़ियां आदमी की इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को इंगित करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि सीढ़ियां अंतहीन है, आप कहां तक चढ़ोगे। और कभी तुरंत कह देता है या ये तो अंतहीन है या अर्थहीन है। क्या व्यंजित होता है। सब कुछ दर्शन निहित है जिसको दार्शनिक जिंदगी भर व्यक्त करता है। कितने ही दर्शन शास्त्रियों ने कहने का प्रयास किया है, बुद्ध से लेकर कबीर तक और आज तक जारी है। लेकिन अर्थहीनता कहाँ समझ पाते कि जीवन में हर चीज अर्थवान नहीं होती, सार्थक नहीं होती। और इसी कड़ी में ये कह दिया जाए कि जीवन जीना हर कोई को नहीं आता, निरर्थक जीवन जीते हैं। तो ये सीढ़ियां जीवन के बारे में भी है। वे सिर्फ चढ़ना जानते हैं और थकते जा रहे हैं। वो लगातार चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और अंत में ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब तो थकान आने लगी। लेकिन जहाँ पहुंचना था, जो सोचा था, वो सब नहीं हो रहा। जहाँ पहुंचना था वह पहुंचना नहीं हो पा रहा, इसलिए थकावट तारी है। नीचे छूट गई है कमीज, बिल्कुल यथार्थ, जैसे खुद का मकान। और मकान मालिक क्या सोचता है, नीचे छूट गई है कमीज, अगली पायदान पर रखा हुआ है कोट, छत पर सूख रही है साड़ियाँ, आंगन में खड़ी की जाने लगी है गाड़ियाँ। अब ये इस मकान की स्थिति से भी बयां कर सकते हैं कि व्यक्ति जब शुरुआती मकान बनाते हैं तो सीढ़ियाँ भी महंगी पड़ती है, इसलिए सीढ़ियाँ लगा लेते हैं लकड़ी की। थोड़ा पैसा आया तो लोहे की, और पैसा आया है तो स्थायी सीढ़ी भी बना दी जाती है। वो व्यक्ति सोचता है कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और कमीज तो नीचे रह गई है, यानी कुछ खास चीज़ नीचे रह गई है और ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ऊपर इसलिए चढ़े जा रहे हैं कि छत पर कोट भी रखा हो, कोट को लेने जा रहे हैं
लेकिन कमीज तो नीचे रह गई है। ये द्वंद्व, जीवन का द्वंद्व, आदमी इसी में जिंदगी भर फंसा नहीं रहता कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, फैसला नहीं हो पाता। आगे देखिए, सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ अच्छी है या बुरी, वे ध्यान नहीं देते। सीढ़ियाँ अच्छी है या बुरी, वे ध्यान नहीं देते। उन्हें ऊपर चढ़ने की जल्दी है। पीछे वालों को धकियाते हुए और आगे वालों से बतियाते हुए वे चढ़ना चाहते हैं ऊपर। धकियाते और बतियाते, सिर्फ तुक ही नहीं है कि जो पीछे छूट गया है उससे तो हम बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे आगे है वो आगे क्यों है, ये जिज्ञासा, वो हमारा आदर्श बना हुआ है। क्योंकि वो जो जहाँ पहुँच रहा है, जो हासिल कर रहा है, वो हासिल हम भी करना चाहते हैं। जहाँ वो पहुँच रहा है, जहाँ जिस जगह पर है, चल कर के पहुँचा है, हमें भी चल कर के पहुँचना है। इसलिए उससे बात करनी है, पीछे वाले से नहीं। बराबर वाले को तो धकिया के पीछे करना है। ये प्रतिस्पर्धा इस दौर में इस कदर है कि सीढ़ियाँ किस तरह की है इसका भी बोध नहीं रह जाता कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तभी तो कहा है सीढ़ियाँ अच्छी है या बुरी, इस पर भी विचार नहीं करना चाहते, बल्कि देख लेते हैं कि आगे वाला आगे क्यों है। अगर वो आगे हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। उसकी ज़रूरत रही होगी, आपकी ज़रूरत है भी या नहीं, इस पर भी तो विचार हम नहीं करते, ठहर करके सोचते तक नहीं। इसलिए आगे देखिए, और ऊपर आप जहाँ हो वह ठहरा जा सकता है, रहा जा सकता है। बहुत कुछ मिल गया, अब और भी पाना है या नहीं? नहीं, जो मिला है वो बहुत कम, और चाहिए और चाहिए। और ऊपर न कोई लक्ष्य है न उद्देश्य, जो कुछ है सिर्फ भ्रम है या भ्रष्टाचार है। गलियारे में आवाज़ लगा रहा है, गलियारे में आवाज़ लगा रहा है। इससे पहले देखिए, और ऊपर चढ़ना चाहते हैं और लक्ष्य कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर सोच रखा है कि ऊपर वाला सबको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला सबके आकर्षण का केंद्र है, तो मैं भी वहाँ हो सकता हूँ, मैं भी आकर्षण का केंद्र बन सकता हूँ। ये आकांक्षा, ये लोभ, ये लालच उसे बेचैन करता है और बिना सोचे चल पड़ता है उस ओर जिस ओर वो दिखाई दे रहा है। जहाँ ऊंचाई पे वो अगला खड़ा है, वहाँ पर पहुँचना चाहता है। न कोई लक्ष्य है न उद्देश्य है। ये कोई उद्देश्य भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं, उसका उद्देश्य था। दूसरे का उद्देश्य आपका उद्देश्य कैसे हो सकता है, ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन सोचता कौन है? सोचने विचारने का तो वक्त ही नहीं बचा। अब पढ़ने लिखने का ही वक्त नहीं बचा है। अब लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते, दर्शन नहीं सुनना चाहते। अब सिर्फ आगे और आगे, वो आगे क्यों है, हम क्यों नहीं हैं, इसी प्रतिस्पर्धा में दौड़े भागे चले जा रहे हैं, गति तेज कर रहे हैं, थकान आ रही है, आती रहे। जो कुछ है सिर्फ भ्रम है। ये पक्का है कि वो जिसने दूसरे ने लक्ष्य बनाया है वो उसका हो सकता है, उसका बनाया हुआ है, उसकी ज़रूरत हो सकती है, आपकी नहीं। आपकी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत, आपकी ज़रूरत कैसे हो सकती है? इसलिए ये भ्रम है और यह भ्रष्टाचार है। वो जहाँ पहुँचा है भ्रष्टाचार करके पहुँचा, आप उसमें भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि उसने इतना मकान, इतनी दुकान, इतने प्लॉट, इतनी ज़मीन कैसे बना ली, वो इतना सोना, इतना चांदी कैसे रखता है, मैं भी रख सकता हूँ। जानकारी मिली कि भ्रष्टाचार करता है, इसीलिए देश में भ्रष्टाचार
शिष्टाचार में तब्दील हो गया है बिना सोचे। हम अंधे, आँखों के अंधे, आँख वाले अंधे हो ही जा रहे हैं। अब देखिए बात बदलती है। गलियारे में आवाज़ लगा रहा है एक भूखा बूढ़ा, खूंटा उखाड़ कर भाग गई है गायें और बकरियां, किंतु उन्हें फुर्सत नहीं है क्योंकि उन्हें चढ़ना है और उनके सामने पड़ी है सीढ़ियाँ। जरूरी काम है, लेकिन वो जरूरी काम हम नहीं करेंगे। अगर हम गाय और बकरियां पाले हुए, गाय भूखी है, बकरी को चराना है, पर ये दोनों काम हम नहीं कर सकते। ये बेहद ज़रूरी काम है, लेकिन ये नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं। हमें आवश्यक काम करने की फुर्सत तक नहीं है, क्योंकि हमें तो चढ़ना है, ऊपर उठना है और सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, बस चढ़ना शेष। सीढ़ियाँ किसकी है? उनकी है जो पहले से चढ़ करके और पहुँच चुके हैं और आगे से आगे पहुँचे हुए हैं। आप भी वजह बेवजह वह होना चाहते हैं। इसलिए कितनी साफ और स्पष्ट शब्द है कि उनके सामने पड़ी है सीढ़ियाँ। कवि भी अजीब है, कवि भी अजीब है। कितना अजीब, कैसे अजीब है भाई? वह वहाँ है, कहाँ है कवि? लोग कहाँ हैं? जहाँ लोग है वहाँ कवि नहीं है। कवि भी अजीब है। वो वहाँ है जहाँ न तो लोग है और न ही सीढ़ियाँ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेजोड़ पंक्तियाँ अंदर तक हिला देती है कि कवि जो देख रहा है, जो समझ रहा है कि अर्थहीनता किसमें है, ये अंतहीन सीढ़ियाँ जिस पर लोग दौड़े चढ़े भागे जा रहे हैं, कवि वहाँ नहीं है, उस दौड़ में बिल्कुल नहीं है। कवि भी अजीब है। क्यों नहीं है वहाँ? इसलिए अजीब है। वो वहाँ है जहाँ ना तो लोग हैं और न ही सीढ़ियाँ हैं। उसके सामने ऐसी कोई सीढ़ी भी नहीं जिस पर वो चढ़े, क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई उद्देश्य उसका नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे सब पता है, ठीक से पता है। और उनको जो चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, उनको बिल्कुल पता है। इसलिए उनके लिए कवि अजीब है। कवि या तो नदी में टहल रहा है गुमसुम, या आसमान में उड़ रहा है अकेला, या फिर पोली कर रहा है सीढ़ियों की नींव कविता के जरिए। वो जहाँ सीढ़ियाँ लगी हैं, वो सीढ़ियों को ही हटा देना चाहता है। इसलिए जहाँ सीढ़ियाँ रखी है उस जमीन को पोली कर रहा है। धीरे धीरे सीढ़ियों के पायदान के नीचे की जमीन को खुरच रहा है इन शब्दों से, इन वाक्यांशों से, इन लक्षण और व्यंजनाओं से, इन उपमा और अलंकारों से। वो कभी बहुत कुछ कर रहा है कि लोग किधर जा रहे हैं, लोग अंधे क्यों हैं, लोग लक्ष्यहीन क्यों हैं। जिन सीढ़ियों को लेकर के है, उन सीढ़ियों को कैसे हटाया जाए, इस काम में कवि लगा हुआ। इस अर्थ में कविता में बहुत गहराई है, गंभीरता है, दर्शन से लबरेज। आज के लोगों को आज के शब्दों में बता रहे हैं। यूं तो लंबी कविताओं का दौर तुलसीदास से चल करके रामधारी सिंह दिनकर, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद की कामायनी और निराला की लंबी कविता तक में इतिवृत्तात्मकता को छोड़ा गया है और गद्य से की जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया है। इसी तरह से कवि जिस दौर में है, ये गद्य का दौर है। कहा जाता है कि जब तुलसीदास लिख रहे थे तब गद्य का कोई चुनौती नहीं थी, गद्य के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि गद्य आके चल करके
प्रसाद पंत के लिए चुनौती बनने वाला है, मैथिली शरण गुप्त के लिए, रामधारी सिंह दिनकर के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कविता लोग, सीढ़ियाँ और कवि हमें कई चीज़ों को सोचने पर मजबूर करती है, बेचैन करती है। हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं? क्या हम सही जगह पर हैं? हम जहाँ खड़े हैं क्या वो खड़े होने की जगह है? हम सोचते विचारते क्यों नहीं? समाज किस दिशा में जा रहा है? नेता कैसे बरगला रहा है, भटका रहा है, भ्रमित कर रहा है, राह से उतारे दे रहा है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कविता की शुरुआत के 3 शब्द हमें 3 दुनिया को दिखाते हैं, 3 तरह की मानसिकताओं से रूबरू कराते हैं। तो ये इस कविता तक मेरे पहुंचने का माध्यम बनता है वो भानगढ़ का किला, जिस पर मैं जाने अनजाने अलवर से लौट रहा था और पहुंच गया। बेटी साथ में थी। वो पहले से ही तय कर चुकी थी कि अगर हम आसपास देखें तो भानगढ़ का किला भी। भानगढ़ की भनक लगते ही कानों में खड़खड़ाहट हुई और मुझे याद आया कि भानगढ़ पर कविता कैलाश मनहर ने सुनाई थी, अरे भानगढ़। वो शब्द जो मेरे कानों में गूंजे, इस किला को, महल को देखते लोग बोल रहे हैं जैसे बार बार, क्यों भूतों की बातें कर रहे हैं? दिल्ली से आया हुआ, दूसरे प्रदेश से आया हुआ, दूसरे जिलों से आए हुए लोग, स्टूडेंट क्यों कर एक ही चीज की बात कर रहे हैं? तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, कैसी लगी आपको कविता, और कविता पर टिप्पणी करते हुए फिर मैं अरे भानगढ़ कविता का पाठ सुनने के बाद इस पर हम रूबरू हो सकेंगे। लेकिन हर कोई 3-4 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं भानगढ़ को लेकर, अरे भानगढ़ कविता को लेकर, और लोग, सीढ़ियाँ और कवि जो हमें आईना दिखाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें जाना किस तरफ चाहिए, ये सोचने विचारने का अवसर देती है ये कविता। मैं धन्यवाद दूंगा कवि को कि उन्होंने अगर अरे भानगढ़ कविता का PDF उपलब्ध करा दिया होता तो मैं लोग, सीढ़ियाँ और कवि से रूबरू नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सुनने के लिए।